मुंशी प्रेमचंद का नाम तो सबने सुना ही है ना। आज के सफर में हम उनके बेहद शानदार उपन्यास कर्मभूमि के शुरुआती 8 अध्यायों की गहराइयों में उतरने वाले हैं। हमारा पूरा फोकस इस कहानी के मुख्य पात्र अमरकांत के उस दिलचस्प वैचारिक विकास पर रहेगा जो आज भी सोचने पर मजबूर कर देता है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में ही प्रेमचंद का एक बेहद तीखा व्यंग्य देखने को मिलता है। जरा इस बात पर गौर करना जरूरी है कि स्कूलों में फीस वसूली की निर्ममता की तुलना सीधे मार्शल लॉ यानी कठोर सैन्य शासन से की गई है। शिक्षा के मंदिरों में करुणा की जगह कैसे क्रूर व्यावसायिकता ने ले ली है, ये वाक्य उसे बिल्कुल शीशे की तरह साफ कर देता है। अमरकांत के इस पूरे सफर को हम 6 अलग अलग पड़ावों में बांटकर समझेंगे। शिक्षा की कीमत, पिता पुत्र और धन का टकराव, विपरीत विचारों का विवाह, ग्रामीण सच्चाई से सामना, कर्तव्यों की पुकार और अंत में नैतिक दुविधा। पड़ाव नंबर 1, शिक्षा की कीमत, जहां करुणा से बड़ा व्यापार हो गया है। कहानी शुरू होती है काशी के क्वींस कॉलेज से, जहां का प्रशासन छात्रों की मदद करने के बजाय बस एक बेरहम जुर्माना वसूली केंद्र बनकर रह गया है। इस कठोरता का सबसे बड़ा सबूत है ये नंबर 40। जी हाँ, 10वीं कक्षा के छात्रों के लिए फीस तय की गई थी पूरे 40 रुपए। आज भले ही ये रकम मामूली लगे, लेकिन उस दौर में ये किसी पहाड़ से कम नहीं थी। जो गरीब छात्र इसे नहीं दे सकते थे, उन्हें सीधा स्कूल से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता था। और यहीं से कहानी में एक अहम मोड़ आता है। अमरकांत के पास ये 40 रुपए नहीं है। इस बेबसी और गरीबी के एहसास में वो छिप छिप कर रोता है। खैर, उसका एक रईस और कविता प्रेमी दोस्त है सलीम, जो उसकी फीस भरकर उसे बचा लेता है। लेकिन ये वही पल है जो अमरकांत के मन में पैसों और इस पूंजीवादी व्यवस्था के खिलाफ एक गहरी नफरत के बीज बो देता है। आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, पिता, पुत्र और धन, एक वैचारिक टकराव। ये बड़ा ही दिलचस्प पहलू है, क्योंकि एक ही छत के नीचे 2 बिल्कुल अलग दुनिया बसती हैं। एक तरफ लाला समरकांत हैं, जो पेशे से महाजन हैं। उनका सीधा सा फंडा है, पैसा ही ताकत है और इससे कड़ी मेहनत से बेझिझक कमाना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ अमरकांत है, उसे धन दौलत से सख्त नफरत है। उसका मानना है कि पैसा इंसान को भ्रष्ट कर देता है और असली गुण तो सादगी, सूद काटने और आत्मशुद्धि में ही है। तीसरा पड़ाव, विपरीत विचारों का विवाह, व्यवहारिकता और आदर्शवाद की टक्कर। अब अमरकांत की जिंदगी में आती है उसकी पत्नी सुखदा, और यहाँ भी विचारों का भारी टकराव है। अमरकांत जहाँ अपनी अंतरात्मा को शुद्ध रखने के लिए गरीबी और सादगी में जीना चाहता है, वहीं सुखदा बेहद व्यवहारिक है। उसका साफ मानना है कि जब पास में पैसा है तो उसका इस्तेमाल सुख सुविधाओं के लिए होना चाहिए। फालतू में गरीबी का नाटक करना एकदम बेवकूफी है। अगर हम अमरकांत के सफर को देखें तो ये बड़ी तेजी से बदलता है। पहले वो एक बागी तपस्वी है, फिर अपनी सास के प्रभाव में आकर वो कुछ वक्त के लिए सुख सुविधाओं का मजा भी लेता है। लेकिन इसी दौरान अखबारों की राजनीतिक खबरें उसे अंदर तक झकझोर देती हैं और वो सीधे कांग्रेस से जुड़कर एक पक्का आंदोलनकारी बन जाता है। चौथा हिस्सा, ग्रामीण वास्तविकता से सामना, शहर की सीमाओं से परे। ये कहानी का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। अमरकांत और उसके साथी जब शहर से निकलकर गांव में जाते हैं तो जो नजारा वो देखते हैं वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। ऐसे घर जहां अन्न का एक दाना नहीं है, बीमार किसान जिनके पास दवा के पैसे नहीं है और जालिम जमींदार जो कर्ज के बदले उनके बैल तक नीलाम कर रहे हैं। इस भयानक सच ने अमरकांत के सारे शहरी भ्रम तोड़कर रख दिए। और इसी दौरे पर एक ऐसी हिंसक घटना होती है जो सब कुछ बदल कर रख देती है। कुछ गोरे सैनिक गांव की एक महिला के साथ बदसलूकी करते हैं। डॉक्टर शांति कुमार और छात्र जब बीच बचाव करते हैं तो बात इतनी बढ़ जाती है कि एक सैनिक डॉक्टर शांति कुमार पर गोली चला देता है। इसके बाद पूरा गांव एकजुट होकर उन सैनिकों को खदेड़ देता है। ये वो पल था जिसने अमरकांत को घरेलू झगड़ों से निकालकर सीधे औपनिवेशिक उत्पीड़न की क्रूर सच्चाई के सामने लाकर खड़ा कर दिया। पांचवा पड़ाव, कर्तव्य की पुकार, सक्रियतावाद बनाम परिवार। अब जिंदगी एक नया मोड़ लेती है। सुखदा के गर्भवती होने की खबर से अमरकांत को अपनी राजनीतिक रफ्तार पर ब्रेक लगाना पड़ता है। सुखदा उसे एक बड़ी गहरी बात समझाती है कि देश सेवा के नाम पर अपने ही परिवार को दरबदर कर देना अपने ही घर में आग लगाने जैसा है। आखिर एक होने वाले पिता के रूप में भी तो उसकी कुछ जिम्मेदारियां हैं। और यही बात आकर टिकती है धर्म पर।
राष्ट्र के प्रति अपना कर्तव्य और दूसरी तरफ अपने परिवार का पेट पालने की जिम्मेदारी, इन दोनों के बीच संतुलन कैसे बिठाया जाए, ये एक बेहद मुश्किल दार्शनिक दुविधा थी। और इसी कश्मकश के चलते अमरकांत को वापस उसी महाजनी की दुकान पर जाकर बैठना पड़ता है जिससे वो हमेशा घृणा करता था। छठा और आखिरी पड़ाव, नैतिक दुविधा, सच्चे धर्म की परिभाषा। उसी महाजनी की दुकान पर अमरकांत के उसूलों की सबसे बड़ी परीक्षा होती है। काले खान नाम का एक आदमी चोरी के सोने के कड़े बेचने आता है। व्यापार के हिसाब से देखा जाए तो इसमें छप्पर फाड़ मुनाफा था, लेकिन अमरकांत अपनी नैतिकता से जरा भी समझौता नहीं करता और उस चोरी के माल को साफ ठुकरा देता है। और दिलचस्प बात देखिए, ठीक उसी वक्त एक बिल्कुल विपरीत चरित्र दुकान पर आता है। एक बेहद गरीब बुजुर्ग विधवा पठानिन अपनी महज 5 रुपए की पेंशन लेने आती है। उस महिला का आत्मसम्मान देखने लायक है। वो अपनी हक से 1 पाई भी ज्यादा लेने को तैयार नहीं है। एक तरफ काले खां का लालच और दूसरी तरफ उस गरीब महिला की ईमानदारी। इस फर्क ने अमरकांत की आंखें खोल दी। अब ये सब देखकर एक बहुत गहरा सवाल उठता है, आखिर सच्चे धर्म की परिभाषा है क्या? बस इसी सवाल पर पिता और पुत्र के बीच एक अंतिम और आर पार की वैचारिक बहस छिड़ जाती है। इन दोनों की सोच का फर्क बिल्कुल शीशे की तरह साफ है। लाला समरकांत के लिए धर्म का मतलब है सिर्फ गंगा स्नान और पूजा पाठ करना। उनके लिए व्यापार और धर्म का कोई लेना देना नहीं है। मुनाफे के लिए सब जायज है। लेकिन अमरकांत का धर्म है पूर्ण सत्य और सेवा। वो मानता है कि व्यापार में भी नैतिकता होनी चाहिए, क्योंकि भ्रष्ट तरीके से कमाया गया पैसा इंसान की आत्मा को ही खत्म कर देता है। इस तीखी बहस का अंत अमरकांत के एक बेहद दमदार ऐलान से होता है। वो कहता है, मैं भूखों मर जाऊंगा पर आत्मा का गला न घोंटूंगा। ये वो पल है जहां अमरकांत का वैचारिक विकास पूरी तरह से निखरकर सामने आ जाता है। उसने अपना रास्ता चुन लिया है। मुनाफा और ताकत के पीछे अंधी होकर भागती इस दुनिया में इंसान अपनी आत्मा से कितना समझौता कर सकता है, इससे पहले कि वो पूरी तरह से खो जाए। प्रेमचंद की कर्म भूमि से निकला ये सवाल जितना उस दौर में अहम था, उतना ही आज भी हमें गहराई से सोचने पर विवश कर देता है।